आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी द गुड अर्थ बुक की समरी, जिसकी लेखिका हैं पर्ल एस बग। इस बुक को पुलिट्ज़र अवार्ड तो मिला ही है, साथ ही ये कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कोर्स में भी पढ़ाई जाती है। शुरू करते हैं इसकी समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी शुरू होती है जब एक गरीब किसान के घर में उसके बेटे की शादी है, लेकिन शादी में कोई उत्साह नहीं, उमंग नहीं, कोई खुशी नहीं है। शादी है वांग लुंग की। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी शादी एक खरीदी हुई स्लेव से हो रही है जिसका नाम ओ लैन है, लेकिन उसकी वाइफ देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो उसके लिए अच्छे से मेहनत कर सकती है, उसका घर परिवार संभाल सकती है, उसे एक अच्छी फैमिली दे सकती है। इधर ओ लैन जो उसकी होने वाली पत्नी है, वो बहुत खुश है क्योंकि एक स्लेव होने के बावजूद उसे शादी करने का मौका मिला है। वो आगे अपनी फैमिली भी प्लान कर सकती है, जो ज़्यादातर उस समय चाइनीज स्लेव महिलाओं के संग पॉसिबल नहीं था। वैंग लन अपनी वाइफ से बहुत खुश नहीं है, इसलिए नहीं कि वह खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ओ लैन के जो पैर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। पहले चाइनीज़ पद्धति में बाउंड फीट कर दी जाती थी लड़कियों की, जब वो बहुत छोटी उम्र की होती थीं। इसके लिए उनके पैर के अंगूठे तोड़ दिए जाते थे और उंगलियों को मोड़ के छोटा सिल दिया जाता था। ये एक बहुत ही दुखदाई प्रक्रिया थी। इससे पैर बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते थे, जो सुंदरता का प्रतीक माने जाते थे। इसे लोटस फीट भी कहते थे। अब ये जो इन लोग का ट्रेडिशन था वो बैंड है। अब ऐसी बाउंड फीट नहीं की जाती। बाउंड फीट वाली जो महिलाएं होती थीं, उन्हें बड़े होकर चलने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए ज़्यादातर वो बैठ के ही काम करती थीं। ओ लैन की बाउंड फीट नहीं थी। इसका सारा फ़ायदा वैंग लंग को मिलता है क्योंकि ओ लैन बहुत ही मेहनती थी। वैंग लुंग के पास छोटी सी ज़मीन थी, उस पर वो खूब मेहनत करती है, जिससे वैंग लुंग बहुत ही जल्दी एक समृद्ध किसान बन जाता है। उनके पास ही एक फैमिली थी जिसका नाम हुआंग फैमिली था। ओ लैन हुआंग फैमिली में ही पहले स्लेव थी और वैंग लुंग भी उनके यहाँ काम किया करता था। हुआंग फैमिली का पतन शुरू हो चुका था क्योंकि उसके घर के जो आदमी थे वो मिस्ट्रेस रखते थे, लड़कियों के चक्करों में पड़े रहते थे, और उनके घर की जो औरतें थीं वो अफीम लिया करती थीं, वो नशे में रहती थीं। इसलिए उनके घर में अब उनकी जायदाद को संभालने वाले कोई अच्छे उत्तराधिकारी भी नहीं बचे थे। वो अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचते हैं जिसे वैंग लुंग खरीद लेता है। ज़मीन बहुत ही फर्टाइल होती है। वैंग लुंग और ओ लैन उस पर मेहनत करते हैं और जल्दी ही वो एक समृद्ध किसान बनने लगते हैं। ओ लैन को साल दर साल पुत्र होते हैं। उसे 3 बेटे होते हैं, फिर 2 बेटियां होती हैं। दोनों बड़े खुश थे, लेकिन जब उनकी दूसरी बेटी होती है तब पूरे राज्य में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने से उनकी दशा बहुत ही ख़राब हो जाती है। तब वो लोग सदर्न सिटी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन शहर का जीवन बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही गरीबी से भरपूर होता है। वहाँ पर वैंग लुंग जो था वो रिक्शा चलाता था और इसका पूरा परिवार भीख मांग के अपना गुजारा करता था। गरीबी और भूख से बेहाल वैंग लुंग एक दिन सोचता है कि वह अपनी बड़ी बेटी को एक स्लेव के रूप में बेच दे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। पर उससे यह पाप नहीं हो पाता। उसके आस पड़ोस के जो लोग थे, जो गरीब थे, वो अमीरों के घर में डकैती डालते थे और उनका पैसा लूट के अपना गुजारा कर रहे थे। वैंग लुंग कभी भी चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर होके वो भी एक घर में डाका डालता है, जहाँ से उसे काफ़ी सोने के सिक्के मिलते हैं और मोती के कान के बूंदे भी होते हैं। कान के बूंदे वो अपनी पत्नी और लैन को दे देता है और सोने के सिक्के लेके वापस अपने गांव चला जाता है। वहाँ वो हुआंग फैमिली से फिर से वो ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है। उस पे ये पति पत्नी मेहनत करते हैं और फिर से समृद्धि की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसी बीच वैंग लुंग का एक अंकल था जो बहुत ही लालची था और वह शराब में धुत रहता था। वह जब देखता है कि वैंग लुंग के पास अच्छे पैसे आ गए हैं तो वह उससे पैसे उधार मांगने लगता है। वैंग लुंग जानता था कि अगर वो अपने अंकल को पैसे देगा तो वो पैसे उसके पास कभी भी वापस नहीं आएंगे और ये सारे पैसे उसके अंकल शराब और जुए में उड़ा देंगे। लेकिन उस समय का जो चाइनीज़ ट्रेडिशन था उसमें अपने ताऊ चाचा को बहुत इज्जत दी जाती थी। उनकी कही हुई कोई भी बात कोई टाल नहीं सकता था।
इसलिए ना चाहते हुए वैंग लुंग को पैसे अंकल को समय समय पे देने पड़ते हैं। ओ लैन जानती थी कि वैंग लुंग खुले हाथों से खर्च कर रहा है, जो उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। वैंग लुंग के अंकल थोड़े समय के बाद अपने बच्चों के साथ, अपनी बीबी के साथ उन्हीं के घर में रहने आ जाते हैं। और वैंग लुंग देखता है कि उसके अंकल की बेटे की नज़र वैंग लुंग की बेटी पर है। ये बात वैंग लुंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह जल्द से जल्द ये घर छोड़ के अब कहीं और जाना चाहता है। उधर होंग फैमिली का पतन पूरी तरह से हो गया है और अंत में वो अपना बड़ा सा घर भी बेच रहे होते हैं। वैंग लुंग, जो एक समय में उनके घर में नौकर था, वो इस बात से बहुत खुश होता है कि अब वो जाके उस घर में मालिक की तरह रहेगा। वह हुआंग फैमिली का बड़ा सा घर खरीद लेता है और अपने परिवार के संग वहीं रहने लगता है। अपने अंकल को ये अपना पुराना घर दे देता है, वो वहीं रहते थे। लेकिन वो अब अपने अंकल से परेशान रहने लगता है। उनके पैसे मांगने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए वह उनके पूरे परिवार को अफीम का लती बना देता है। वो उन्हें अफीम सप्लाई करने लगता है। पूरा परिवार नशे में धुत रहता था, जिससे कि वह वैंग लुंग को अब कम परेशान कर पाते हैं। वैंग लुंग के पास अब काफ़ी पैसे आ गए थे। वह एक समृद्धशाली किसान था। अब उसे खुद जाके ज़मीन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस धरती माँ से वह इतने सालों से जुड़ा हुआ था, हल जोत के अन्न उपजाता था, अब वहाँ पे वो काम करने के लिए लेबर्स रख लेता है, नौकर रख लेता है। वो काम करते थे और सारा पैसा वैंग लुंग को आता था। वैंग लुंग के पास अब काफ़ी खाली समय था। अब बैठे बैठे उसे एक ख्याल आता है कि उसकी पत्नी ओ लैन कितनी बदसूरत है, उसके पैर कितने बड़े हैं। वह बार बार बहुत ही तल्ख अंदाज में अपनी पत्नी ओ लैन को बेइज्जत करता था। अब तो उसे कोई सुंदर सी लड़की चाहिए थी। तभी उसे एक मिस्ट्रेस मिलती है जिसके पैर छोटे से लोटस फीट की तरह होते हैं। वैंग लुंग भी अब अमीर बिगड़े हुए आदमियों की तरह एक पर एक मिस्ट्रेस अपने घर में रहने लगता है। ये सब देख के उसकी पत्नी ओलैंड बहुत दुखी रहने लगती है। घर की बागडोर उसके हाथ से छूटने लगती है और वह बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाती है। तब वैंग लंग को पता चलता है कि उसकी पत्नी कितनी मेहनती थी और उसने उसका कितना दिल दुखाया है। वह अपनी पत्नी से अपने किए पे शर्मिंदा होता है। जो कान के बुंदे उसने अपनी पत्नी ओलैंड को दिए थे, वो तो उसने अपनी मिस्ट्रेस को दे दिए थे। फिर इसने जो दूसरी मिस्ट्रेस रखी थी, वह उससे वादा कर लेता है कि वो जो इसकी बेटी है वैंग लुंग की, जो मेंटली रिटार्डेड है, वैंग लुंग की मृत्यु के बाद वो उसका ख्याल रखेगी। इसके बेटों में अब आपस में बन नहीं रही है। वैंग लुंग चाहता है कि उसके बेटे उसके हिसाब से ज़िंदगी जिएं। वो जो चाहता है आगे जाके वो वही करें। लेकिन उसके बेटे अपनी पत्नी के कहने में आकर आपस में झगड़ा करते थे, पैसों की लड़ाई होती थी और इस तरह से बुढ़ापे में वैंग लुंग बहुत ही अमीर होने के बावजूद सुखी नहीं था। वो धरती माँ, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, उससे उसका साथ कब का छूट चुका था। कहानी के अंत में वैंग लुंग के सारे बेटे अपनी अपनी राह पकड़ के अलग अलग रास्ते पे जाना चाहते हैं और वैंग लुंग के पास जितनी भी ज़मीन थी वह सब बेच दी जाती है। वह ज़मीन जिससे वह जुड़ा हुआ था, वह आखिरी जुड़ाव भी उससे अब ख़त्म हो जाता है। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से हमें अपनी धरती से जुड़े रहने का भी एक तरह से एक लेसन दिया है। जब तक वैंग लुंग मेहनती था, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ था, तब तक वह खुशहाल था। लेकिन जब उसने ऊंचाइयां पा लीं, तब दुख उसे हर तरफ से घेरने लगा। उसका हाल भी हुआंग फैमिली की तरह हो गया और इस तरह से उसके परिवार का भी एक दिन पतन हो जाएगा। ये कहानी लिखी तो कई वर्ष पूर्व गई थी, लेकिन आज इस ज़माने में भी यह कहानी बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है। आज भी हम ज़मीन पे अपनी हुकूमत चाहते हैं, लेकिन ज़मीन किसकी है? वो किसी की भी नहीं है। हम सोचते हैं ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है, हम उस पे ऊंचे ऊंचे मकान तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे मन की खुशियाँ हमें नहीं मिलती। ज़मीन से जुड़े रहने पर ही हमारा मन खुश और प्रसन्न रहता है। सिर्फ पैसे, पावर से हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। कहानी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।